सो हेलो बियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं 75 स्मार्ट चैलेंज का डे 11 में हम लोग बात करने वाले हैं जो है केमिस्ट्री का बेहतरीन चैप्टर। इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में प्यार से हम लोग बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में बोर्ड लेवल पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम उसको उस पर डील करने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं कि क्या कौन सा क्वेश्चंस कितने नंबर्स में आते हैं और कितना हमको पढ़ के जाना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आइए समझते हैं कि रासायनिक बलगतिकी में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हम बात करें कि अगर रासायनिक विज्ञान की अगर रासायनिक बलगतिकी को अगर आपको परिभाषित करना हो तो आप कैसे परिभाषित करोगे। तो आप बोलोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। मतलब कि इसमें एक चीज तो समझ में आ गया कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हमको डील करना है तीन मुख्य बातों पे। पहली क्या है, अभिक्रिया की वेग। दूसरा क्या है, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और तीसरा क्या है, अभिक्रिया की क्रियाविधि। अगर इन तीन बात पे अगर हम डील कर लिए, समझ लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स पूर्ण रूप से पैक हो जाएगा। अर्थात कि अगर बात करें सबसे पहली बात कि अभिक्रिया का वेग, तो वेग के आधार पर भी अभिक्रिया होती हैं और अभिक्रिया की वेग के आधार पर अभिक्रिया की तीन प्रकार है। एक है अति तीव्र अभिक्रिया और दूसरा है माध्यम अभिक्रिया और तीसरा है अति धीमी अभिक्रिया। मतलब कि वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट या स्लो रिएक्शन बोल सकते हैं, और लास्ट वन इज द वेरी स्लो रिएक्शन। तो अगर हम बात करें कि अभिक्रिया की वेग के आधार पर हम अभिक्रिया की क्या कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हम इस चैप्टर के अंदर डील करने वाले हैं, क्या वो वेरी फास्ट करने वाले हैं या अति धीमी करने वाले हैं या माध्यम करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हम लैब में चलें तो लैब में जाने पर अगर हम कहें कि अति तीव्र अभिक्रिया अगर आपको अध्ययन करने की बात कह दी जाए तो अति तीव्र अभिक्रिया बेटा पलक झपकते ही पूर्ण हो जाती है, अर्थात इसमें कोई भी टाइम का लैग नहीं होता, इसलिए हम अति तीव्र अभिक्रिया को नहीं पढ़ते। अति तीव्र अभिक्रिया कौन कौन से देते हैं, तो हम कह सकते हैं आयनिक, या बोला जाए आयनिक अभिक्रिया जो है अति तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माध्यम अभिक्रिया। माध्यम अभिक्रिया में कुछ मिनट या घंटे लगते हैं, नोट द पॉइंट, कुछ मिनट या घंटे लगते हैं अभिक्रिया को पूर्ण होने में। ऐसी अभिक्रिया को माध्यम गति अभिक्रिया कहते हैं या माध्यम अभिक्रिया कहेंगे। ये अति तीव्र अभिक्रिया है और ये माध्यम गति वाली अभिक्रिया है जिसको बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज हम बात करें कि अति धीमी अभिक्रिया। अति धीमी गति वाली अभिक्रिया की बात की जाए तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें महीना या साल लग जाए अभिक्रिया को पूर्ण होने में, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अति धीमी अभिक्रिया। सर एक बात तो आप भूल गए, क्या जी, वो है माध्यम गति अभिक्रिया का उदाहरण। बेटा आणविक अभिक्रिया जो होती हैं वो आणविक अभिक्रिया माध्यम गति की अभिक्रिया होती हैं। लेकिन यहीं पे बात की जाए अति धीमी अभिक्रिया क्या है, कौन सी अति धीमी अभिक्रिया हो सकती है, कोई उदाहरण दीजिए सर। तो उदाहरण में अगर हम कहें कि आप देखे होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब अगर आप देखा जाए कि लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है और वो रासायनिक अभिक्रिया कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में पूर्ण नहीं होती, उसके लिए टाइम टेकिंग होता है, या तो महीना लग जाता है या फिर साल लग जाता है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम डील करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है, वो है माध्यम गति अभिक्रिया के बारे में। जो भी चीज हम डील करेंगे वो सारी बातें किसके बारे में चलेंगी, माध्यम गति की अभिक्रिया के बारे में। इसी के बारे में हर एक चीज को डील किया जाएगा रासायनिक बलगतिकी के अंदर, और रासायनिक बलगतिकी के अंदर हम पूरा इसी पर अभिक्रिया को समझेंगे। अभिक्रिया की वेग समझनी है, अभिक्रिया पर प्रभावित करने वाले कारक समझनी है और अभिक्रिया की क्रियाविधि समझनी है। वो सारी बातें हम कहाँ किसके लिए पढ़ेंगे, माध्यम गति वाली अभिक्रिया के लिए। तो अगर हम बात करें कि अभिक्रिया का वेग अथवा दर क्या होता है, समझिएगा, अगर हम बात करें कि अभिक्रिया की वेग अथवा दर क्या होता है, ये थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स से फील दिलाएगा क्योंकि वेग और दर सेम है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हमने लिखा है एकांक समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन
उस अभिक्रिया की वेग या दर कहलाती है। तो वेग भी यही होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर हम बात करें या चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो मतलब उसके अवस्था में परिवर्तन एक समय अनुसार को ही हम क्या कहते हैं, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर अभिक्रिया के लिए हम कहें कि एक समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में हम सांद्रता की बात करते हैं, अभिकारक की सांद्रता व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन उस अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि ये देखो, ये मेरा जो ए है वो ए रिएक्टेंट है। क्या है बेटा, रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। हिंदी में रिएक्टेंट को बोलते हैं अभिकारक। और बी जो है, बी क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है। तो अगर हम बात करें कि एक समय लग रहा है, इसको ए से बी में परिवर्तित होने में एक समय लग रहा है, अर्थात सांद्रताएं बदल रही हैं। सांद्रताएं बदल रही हैं मतलब कि अभिकारक कम होगा, मतलब खत्म होगा, और उत्पाद बन रहा होगा। अगर हम बात कहें कि किसी भी चीज को अगर हम उससे उत्पाद बना रहे होते हैं, तो अगर वो लग रहा होता है उत्पाद बनाने में, तो वो धीरे धीरे अपनी जो अमाउंट है वो कन्वर्ट कर रहा होता है, अर्थात सांद्रताएं परिवर्तित हो रही होती हैं। अभिकारक की सांद्रताएं कुछ और होंगी, उत्पाद की सांद्रताएं कुछ और हो जाएंगी। मतलब कहने का बात कि अगर बात की जाए कि ये अभिकारक से उत्पाद बदल रहा है या उत्पाद बन रहा है, जिसमें सांद्रताएं क्या हो रही है, मेन चीज है जो सांद्रता बदल रही है। पहले अगर हम बात करें कि यहां पर अगर देखें, अगर समझे कि ए से बी बना होगा, तो तुरंत बी ना बन के थोड़े थोड़े अमाउंट में बना होगा, फिर जाके बी पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ होगा, तो ए पूर्ण रूप से खत्म हो गया होगा। मे बी ऐसा हो सकता है। सांद्रताएं बदलनी है, सांद्रताएं बदल रही हैं, अर्थात ए क्या है, खत्म हो रहा है, मतलब इसमें कमी आ रही है। इसमें क्या आ रहा है, कमी आ रही है। और बी क्या है, ये बढ़ रहा है, तो इसमें क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है। तो हम यहां पर एक चीज समझेंगे, और वो ये है कि एक चीज समझिएगा, जो अभिकारक होता है वो निरंतर उसकी सांद्रताएं में परिवर्तित इस प्रकार होती है कि उसमें निरंतर कमियां आती हैं, जबकि उत्पाद जो होता है उसके सांद्रता में निरंतर बढ़ोतरी होती है, अर्थात उसके सांद्रता में बदलाव होता है और वो बढ़ता जाता है, बनता जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बात करें कि क्या हम दोनों के लिए अभिक्रिया, मतलब इस अभिक्रिया के में उपस्थित अभिकारक और उत्पाद दोनों का अगर हम लिखना चाहें वेग या दर, तो हम लिख सकते हैं। क्या, तो हम लिख लेंगे आराम से। हमने इधर लिखा है अभिकारक की सांद्रता के आधार पर, इधर उत्पाद की सांद्रता के आधार पर। हमने लिखा है कि सांद्रता में कमी होगी, किसमें, अभिकारक में। अभी हम बोले हैं कि अगर मान लो ए से बी बन रहा है, तो ए निरंतर घट रहा होगा, बी फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेशन का मतलब ही क्या है, बन रहा है। ए डिसअपियर हो रहा है, ए से बी जाने में बेटा ए डिसअपियर हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे अपने आप को खत्म कर रहा है, जबकि बी अपीयर कर रहा है, अपने आप को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि जो अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी, उस अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि आएगी। और ये कब होगा, अगर हम बात करें परिभाषा की, तो हमने कहा यहां पर अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता व उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन उस अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। मतलब कि जो परिवर्तन हो रहा है वो एक समय के, या हम बोले एक दर में, उसका एक समय लग रहा है परिवर्तन होने में। तो हमने कहा यहां पर जो दर या वेग होगा उसमें हम लिखेंगे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, या बोला जाए कि जो समय लगा उसके बदलने में। तो हमने कहा यहां पर सांद्रता बराबर हो जाएगा, अगर अभिक्रिया के लिए, मतलब एक अभिक्रिया के अभिकारक के लिए अगर हम लिखें सांद्रता, तो एक अभिक्रिया के अभिकारक के लिए अगर सांद्रता लिखी जाए, तो अभिकारक की सांद्रता R इज इक्वल टू, क्योंकि कंसंट्रेशन इसका जो सांद्रता है वो हमेशा खत्म हो रहा है, और खत्म हो रहा है तो माइनस की तरफ इसको दिखाएंगे, हम इशारा करेंगे कि ये माइनस है, ठीक है, और ये निरंतर खत्म हो रहा है। R इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, जबकि यहां पर बोलेंगे R प्लस डी बी अपॉन डी टी, क्योंकि उत्पाद है और उत्पाद की तरफ हमेशा सांद्रता में वृद्धि हो रहा है समय के सापेक्ष। चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन भी दिया गया है हमको कि इस क्वेश्चन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए, मतलब अभिक्रिया की दर लिखिए। तो अगर हम अभिक्रिया की दर इसको लिखें तो R इज इक्वल टू लिखेंगे। अब यहां पर ये A प्लस और B माइनस, ध्यान रखिएगा बेटा ये क्या है, अभिकारक है। तो अभी हमने क्या बोला कि अभिकारक की सांद्रता में कमी आ जाएगी, और ये क्या है, उत्पाद है, तो उत्पाद की सांद्रता में बढ़ोतरी होती है। तो अभिकारक के लिए लिखेंगे तो माइनस,
अच्छा, इसके सामने कुछ नहीं है तो हम इसको 1/1 लिखेंगे, तो 1/1 लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट होता है। ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ ये परिवर्तित है। बराबर में क्या है, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस परिवर्तन किसमें है, सांद्रता में परिवर्तन, डी अपॉन डी टी क्या है, परिवर्तन को दिखाता है, सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, अच्छा यहां पे प्लस रहेगा क्योंकि ये सी उत्पाद है, तो प्लस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस डी डी बाई डी टी। क्या कोई दिक्कत है यहां पर? क्या हमने इस अभिक्रिया के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया? क्वेश्चन में भी कहा गया है कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, राइट रेट ऑफ रिएक्शन ROR, तो क्या आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया? सेम बाबू, अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल आपको दिए हैं और वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि अगर हम बात करें उस एग्जाम्पल को समझने के लिए, तो समझिए एग्जाम्पल ये है, कंसंट्रेशन ए का ए मोल है, स्मॉल है, बी का स्मॉल बी मोल है, सी का स्मॉल सी मोल है और डी का स्मॉल डी, ये मोल में दिया है। ठीक है, उसकी सांद्रता देखी गई है। तो अगर हम बात करें जो भी आगे लिखा था उसको 1/, में कर देते हैं। तो ये देखिए, अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा माइनस 1/A, कोई दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो जाएगा माइनस 1/B डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। बराबर में लिखेंगे, ये देखो कंसंट्रेशन, ये उत्पाद की अब लिखने जा रहे हैं बेटा, तो जितना द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप पढ़े होंगे, जितना वो रहता है उतना ही, जितना खत्म होता है उतना ही बनता है। तो अगर ये इतना खत्म हो रहा है तो इतना ही बनेगा, लेकिन कैसे, उसका कंसंट्रेशन दिया गया है 1/C डी सी अपॉन डी टी, बराबर यहां पर प्लस स्मॉल डी 1/स्मॉल डी 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 बाई डी टी, डी डी बाई डी टी। ठीक है, अच्छा हमारे बहुत तेजस्वी बालक होते हैं, वो बालक ये डी से डी कैंसिल आउट करते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है और ये उसके चेंज को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कैंसिल आउट मत करिएगा। अब ये बेहतरीन, वो तो एग्जाम्पल था तथाकथित, अब इसमें देखो ये एक एग्जाम्पल हमारा जो है बेहतरीन एग्जाम्पल बन के आता है, अगर बोर्ड में ऐसे आते हैं तो दिया गया है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करिए, मतलब अभिक्रिया का दर ज्ञात करिए। तो अगर हम बात करें अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर अगर हम लिखें रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी, अब H2 के आगे कुछ नहीं है तो 1/1 लिखने का कोई खासा मतलब नहीं होता है, डी H2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। प्यार से समझना बाबू, ये हमेशा पूछा जाता है, यहां तक कि ये नीट के भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं ताकि आपके लिए कि आप अच्छे से कर ले जाओ। फिर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन dt, अब बराबर में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस, क्योंकि अब उत्पाद के लिख रहे हैं 1/2, ठीक है, डी एच आई अपॉन डी एच आई अपॉन डी टी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात? ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया गया है, यह है N2 प्लस 3H2, इसको आप करिएगा। ठीक है, आपके लिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, क्या आप इसको कर ले जाओगे? अभी जितना समझाया हमने उसके अनुरूप ये आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब हम बात करने वाले हैं कुछ नोट पॉइंट की, और ये नोट पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को दो रूपों से समझा जा सकता है, अर्थात एक, जैसे अगर हम बात करें कि यहां पर कि मान लो सपोज दैट कि आप यहां से, आपका घर है और घर से मार्केट की ओर जा रहे हो, बेटा नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा, ये देखो ये आप मार्केट की ओर जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, मार्केट से आप हमारे कोचिंग की तरफ भी आ गए हमसे मुलाकात करने, ठीक है।
तो आप यहां से यहां तक देखो, ये उबड़ खाबड़ रास्ते थे, तो आप हो सकता है कि इस उबड़ खाबड़ रास्ते पे आप आराम से चले हो, लेकिन यहां प्लेन रास्ता था, आपने दबा दिया कस के, चल लिया। तो अगर हम कहें कि आपकी गति को समझने के लिए हम दो रूप से समझ सकते हैं। एक, या तो हम इसको एवरेज निकाल लें, यहां से आपकी गति को कैलकुलेट करके आपका एवरेज निकाल लें कि आपकी स्पीड टोटल एवरेज में कितनी है। या फिर अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं प्रत्येक बालक को यहां बैठा दिया जाए और हर एक इंस्टेंट पे, हर एक क्षण पे आपकी गतिविधि का, जो एक सॉन्ग आया है गतिविधि, ठीक है, उस गतिविधि से आपका पूरा आपका गति मेजर किया जाए तो ये हो जाता है तात्क्षणिक। किसी क्षण पर किसी अभिक्रिया का गति या किसी अभिक्रिया का दर या वेग ज्ञात करना तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाता है, या बोला जाए तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जबकि उसका प्रारंभ से लेके अंत तक के मेजरमेंट या एवरेज निकालना औसत कहलाता है, औसत दर। तो अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को दो रूपों से समझा जा सकता है, पहला है औसत वेग, दूसरा है तात्क्षणिक वेग। समझिएगा औसत वेग क्या है। तो हमने कहा निश्चित समय अंतराल बाद निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। अगर हम बात करें कि एक निश्चित समय अंतराल बाद जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है उसे ही क्या बोलेंगे, औसत वेग। तो ये देखो यहां पर हमने लिखा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। T बराबर T1 पर इसका कंसंट्रेशन R1 था तो इसका P1 था। T बराबर T2 पे इसका कंसंट्रेशन R2 हो गया, किसका, रिएक्टेंट का, तो इसका P2 है। तो अगर हम कहें कि अगर मान ली जाए कि एक एक का अगर हम पदार्थ का केवल अभिकारक का अगर सांद्रता अगर निकाले, औसत सांद्रता या औसत दर निकालें, तो औसत दर निकालने के लिए या औसत वेग निकालने के लिए V एवरेज लिखते हैं, और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपान परिवर्तन में लगा समय, या यूं बोल सकते हो परिवर्तन में लगा कुल समय। तो अगर हम बात करें कि यहां पर अगर हम बात करें कि V एवरेज ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के लिए हम हमेशा याद रखेंगे कि यहां पर उसका सांद्रता कम हो रहा है या घटता जा रहा है, तो माइनस का साइन हम लेके चलेंगे, R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। तो यहां पर हमारा निकल के आ जाएगा औसत दर किसका, अभिकारक का, तो माइनस डेल R अपान डेल T। ठीक है, इस डेल्टा R को क्या लिखेंगे, अभिकारक में, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन पर यूनिट टाइम या लगा कुल समय। इसी प्रकार उत्पाद के लिए भी बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V एवरेज इज इक्वल टू, जहां हम निगेटिव साइन की बात कर रहे थे वहां पर हम क्या बात करेंगे, पॉजिटिव साइन की, डेल P अपॉन डेल्टा T। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मजेदार बात। लेकिन अगर यही बात कह दी जाए कि तात्क्षणिक वेग के लिए क्या कहोगे, तो तात्क्षणिक वेग का डेफिनेशन है किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहलाता है या तात्क्षणिक दर कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि यहां पर टाइम को इतना छोटा कर दो, या हम कहें कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के इतना नजदीक ला दो कि एकदम क्षण इंटरवल पर भी आपके दर या वेग को, मतलब उस अभिक्रिया के दर या वेग को वहां पर ज्ञात करके समझा सके, इस अभिक्रिया या इस अभिक्रिया के वेग को ही हम बोलेंगे तात्क्षणिक अभिक्रिया। ठीक है, या तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक अभिक्रिया की वेग। हमने इसको बोला इंस्टेंटेनियस, तो हमने लिखा V इंस्टेंटेनियस, या R आप लिख सकते हो, R मतलब रेट, दर, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, अगर ये रिएक्टेंट के लिए, ये क्या है, ये अगर हम लिख दें किसके लिए बेटा, रिएक्टेंट के लिए, अगर हम ये लिखे हैं रिएक्टेंट के लिए, तो यहां पर हम इसको रिएक्टेंट लिख दें, इज इक्वल टू माइनस, मतलब कि ये इसकी सांद्रता में परिवर्तन, मतलब कि जो रिएक्टेंट है, हमको एक बात तो फिक्स हो गई दिमाग में कि रिएक्टेंट का जो सांद्रता में परिवर्तन आता है वो हमेशा कमी की ओर होता है, मतलब घट रहा होता है। तो यहां पर जो सांद्रता में परिवर्तन आएगा वो कम हो रहा होगा। अच्छा, यहां लिमिट लगा के डेल्टा T टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो मतलब कि वहां पर समय अंतराल को बहुत छोटा किया गया है, और यहां पर अभिकारक में परिवर्तन
अपन लगा समय, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी क्षण पर वो समय, किसी क्षण पर अभिकारक में परिवर्तन सांद्रता में। तो ये किसको बताता है? रिएक्टेंट की भी इंस्टेंटेनियस को। जबकि अगर हम बात करें प्रोडक्ट के लिए तो यहां पर जो माइनस साइन लगा था अब वो यहां पर प्लस साइन आ जाएगा। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल पी अपान डेल्टा टी, मतलब क्या? प्रोडक्ट मतलब ये जो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन जो समय जिस क्षण पर हम निकाल रहे होते हैं उसका क्षण लगा देंगे तो यहां पर ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये है हमारा इंस्टेंटेनियस अर्थात तात्क्षणिक। अब जो बात निकल के आती है, छोटी सी टॉपिक है लेकिन बेहतरीन टॉपिक है, बोर्ड में हमेशा इसको ध्यान रख के जाइएगा, वो है अभिक्रिया का वेग या दर नियम। अगर बात की जाए कि अभिक्रिया का वेग या दर नियम समझने के लिए सबसे पहली बात एक चीज ध्यान रख के जाइएगा कि एक प्रयोगात्मक पर आधारित है। किस पे? प्रयोगों पर आधारित है। जो अभिक्रिया की वेग या दर है, या हम बोले इसका दर नियम, वो दर नियम अभिक्रिया का उसके प्रयोगात्मक राशि पर बराबर है, या बोला जाए प्रयोगात्मक राशि के आधारित है। तो अगर हम बात करें इसका डेफिनेशन देने के लिए तो डेफिनेशन समझिएगा, किसी भी अभिक्रिया की दर और अभिकारक के बीच, किसी भी अभिक्रिया की दर और अभिकारक के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को अभिक्रिया का दर या वेग या दर नियम या वेग नियम कहते हैं। अगर हम बात करें कि अभिक्रिया की दर तो R और अभिकारक के बीच जो समीकरण दर्शाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का दर नियम या वेग नियम। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसका पावर x मोल है तो x ऊपर रख दो, कंसंट्रेशन ऑफ B ये भी रिएक्टेंट है। अगर हम बात करें कि यहां से जब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहां पर कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। इसको साम्य स्थिरांक कहते हैं या वेग स्थिरांक कहते हैं। R इज इक्वल टू के ए की पावर x b की पावर y, और x प्लस वाई बराबर n1 प्लस n2 आपने पढ़ा होगा। अब ये n1 प्लस n2 क्या है ये आगे हम बताएंगे, इसी के साथ हम ऑर्डर को दर्शाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहीं पर एक एग्जांपल लिखा गया है कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI का दर नियम लिखिए। बाबू दर नियम लिखने के लिए हमको जो दर नियम हम लिखते हैं वो सिर्फ अभिकारक की लिखी जाती है। तो R इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड मल्टीप्लाई विथ कंसंट्रेशन ऑफ I2। अगर ये पावर, अगर ये 2 मोल होता, चाहे इसी रिएक्शन को पलट दो बेटा, लिखा हो 2HI गिव्स H2 प्लस I2, तो इस अभिक्रिया का अगर दर नियम लिखना हो तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू के HI की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने इस अभिक्रिया को पलट कर भी समझा दिया कैसे हम x और y को दर्शाते हैं, उनके घातांक में कैसे रखते हैं। ये हमारा दर नियम व्यंजक कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन याद कर लेना, आराम से लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि दर और दर स्थिरांक या वेग और वेग स्थिरांक। वेग तो हम पढ़ लिए क्योंकि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वेग बराबर उसकी मतलब कि उसकी अवस्था में परिवर्तन, अर्थात हम बोलेंगे विस्थापन अपान, या अगर विस्थापित हो रहा है तो विस्थापन अपान समय, यही पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये केमिस्ट्री हुआ तो केमिस्ट्री के लिए विस्थापन के जगह पे हम क्या लिखेंगे? सांद्रता, और सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, यही कहलाता है वेग या दर। तो यहां पर हमने क्या लिखा है कि कंसंट्रेशन, ये हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की बात कर दिया है यहां पे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपान चेंज, मतलब कि कंसंट्रेशन चेंज में लगा समय। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बात करें, क्या इसको हम आराम से लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन को R से प्रदर्शित कर सकते हैं, R इज इक्वल टू, अब ये सांद्रता हो गया और नीचे समय हो गया।
केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सांद्रता बराबर होता है मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर। यदि अगर हम इसका मात्रक लिखें रेट ऑफ रिएक्शन आर का, तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। अब ये वेग का अगर हम दर या वेग का यूनिट स्थिर करने की कोशिश करें, एक लाइन में रखने की कोशिश करें, तो मोल लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो यहां पर लिखा गया है मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके लिए हो गया? दर वेग का यूनिट है ये दर। बात समझ आ रही है? जो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें दर की, तो ये दर का यूनिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहीं पर हमको बात करना है वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक का मात्रक। दर स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमने एक समीकरण लिख दिया, या बोला हमने एक अभिक्रिया लिख दिया कि N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट। अगर इसका रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ लिखेंगे R इज इक्वल टू K। यही हमारा वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक है। a की पावर x, और x यहां पर n1 है, तो हमने लिखा भी था कि x प्लस वाई बराबर n1 प्लस n2। क्यों लिख रहे हैं? आप अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा कि इसी से ऑर्डर ज्ञात करने वाले होते हैं हम। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें रिवीजन है, इसीलिए हम आगे थोड़ी बातें आपको बता रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं और हर एक चीज थ्योरेटिकल पार्ट आपको याद है, इसीलिए आपका ये रिवीजन क्लास है। ध्यान रखिएगा। तो K बराबर क्या हो जाएगा? R अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि A की पावर X और B की पावर Y। ये कंसंट्रेशन है तो इसको सांद्रता बोलेंगे। तो K का R के लिए क्या हो जाएगा? सांद्रता पर यूनिट समय, या हम बोले यही तो है R बराबर, यहां पर हमने लिखा है R बराबर समय अपान सांद्रता, सॉरी सांद्रता अपान समय। तो हमने यहां पे क्या कर दिया? सांद्रता इंटू समय इनवर्स रख दिया R का, और A के लिए रखा सांद्रता X और सांद्रता y। अब इसका जब हम यूनिट लिखते हैं दर स्थिरांक का, K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स निकल के आता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चूंकि n बराबर होता है बाबू ऑर्डर, ठीक है, और n को अगर हम बात करें कि अभिक्रिया की कोटि है, क्या है ये? अभिक्रिया की कोटि है। अब देखो, अब हमको अभिक्रिया की मैकेनिज्म पढ़नी है। सर अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक तो पढ़ाई, ध्यान रखिए सब कुछ मिलेगा। तो अभिक्रिया की क्रिया विधि समझने से पहले हमको एक चीज समझना होगा कि अभिक्रिया जो है उसकी क्रिया विधि दो प्रकार से लिखी जा सकती है। एक ऐसी अभिक्रिया जो एक ही चरण में पूर्ण हो जाए, और एक ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कई चरण लग रहे होते हैं। तो जब कोई अभिक्रिया एक ही चरण में पूर्ण हो जाती है उसको बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में कई स्टेप लगते हैं, कई चरण लगते हैं, वैसी अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक लाइन में, आप डेफिनेशन याद रखो कि वे अभिक्रिया जो एक चरण में पूर्ण हो जाती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। और जिनको पूर्ण होने में कई स्टेप या कई चरण लगते हैं उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया। एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई झंझट तो है नहीं कि उसका हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे। रेट लॉ लिखने के लिए हमको स्लो स्टेप चाहिए होता है। एक और चीज याद रखना, हम उसी अभिक्रिया का रेट लॉ लिखते हैं जो स्लो स्टेप हो या मॉडरेट हो। क्या हो? मॉडरेट हो। फास्ट की नहीं लिखते, वेरी स्लो की नहीं लिखते। तो यहां पर अगर बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन में, तो एलिमेंट्री रिएक्शन स्लो ही चल रही है, आणविक अभिक्रिया है तो, और उस आणविक अभिक्रिया की आसानी से हम क्या लिख लेंगे? यहां पर रेट लॉ लिख लेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात की जाए तो उसमें कौन फास्ट चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, इसको समझ कर लिखेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो रेट लॉ है बाबू, वो रेट लॉ प्रयोगात्मक या प्रयोगों पर आधारित है। बिना प्रयोग किए हमको कैसे पता चल जाएगा कि कौन सा स्लो रिएक्शन है, कौन सा फास्ट रिएक्शन है? इसलिए प्रयोगों पर यह आधारित है। और यहां पर बात की जाए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बाबू जो स्लो स्टेप होते हैं, स्लो स्टेप, इसी का रेट ऑफ मतलब कि रेट लॉ लिखा जा सकता है। तो रेट लॉ
डिफाइन फॉर स्लो स्टेप रिएक्शन, देखो यहां पर लिखा भी है हमने, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। जो रेट लॉ है वो डिफाइन किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ रेट लॉ डिफाइन किसके लिए? सिर्फ स्लो स्टेप रिएक्शन के लिए। तो यहां पर इसके में जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें ये जो पहला चरण है, दूसरा चरण है, ये जो तीसरा चरण है, इसमें पहला चरण जो है स्लो है, तो स्लो वाले के लिए हम रेट लॉ लिख लेते हैं। अब इसी रेट लॉ से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है आणविकता। आपको याद होगा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी? अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी अगर हमारे समझाने से आपको समझ में आ जाएगी, तो आप मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा बिना देखे, ठीक है? इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप लिख दीजिएगा। तो अगर हम बात करें कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो हम कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को एक साथ जोड़कर उनकी संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अर्थात सर ऊपर देखिए, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना हम ये चाहते हैं बाबू कि जो अभिकारक है उस अभिकारक की संख्या को जोड़ दो, उस अभिकारक की संख्या को जोड़ दो, तो जो संख्या निकल के आती है वही उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। लेकिन आणविकता एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये कह देता है आणविकता कि ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की लिखी जा सकती है, एलिमेंट्री रिएक्शन की लिखी जा सकती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की आणविकता नहीं लिखी जाती है। अब आप कहोगे सर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका आणविकता क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखो इस रिएक्शन का ये रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म है 1 2 3 स्टेप। तो इस रिएक्शन का अगर आणविकता देखो तो ये 2 ही हो रहा है, लेकिन इसके अनुरूप देखो तो 1 2 3 रिएक्टेंट हो रहे हैं। क्या इसका आणविकता लिखना पॉसिबल है? नहीं। लेकिन जो प्राथमिक अभिक्रिया है उसमें 2 अभिकारक क्लियरली देख रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिएक्शन में। तो अगर ये 1 मोल है, अगर ये 1 है, अगर इनकी संख्या 1 है, इनकी संख्या 2 है, तो इनकी आणविकता 3 हो जाएगी। लेकिन अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो इनकी आणविकता 2 होगी। कोई दिक्कत नहीं है। आओ आगे भी बढ़ते हैं, समझते हैं। क्या ये आणविकता हमने समझ लिया? अब हमको समझना है अभिक्रिया की कोटि। देखो अभिक्रिया की कोटि बहुत विशेष चीज नहीं है, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आती है कि अभिक्रिया की कोटि लिखेंगे कैसे। अगर आपको अभिक्रिया की कोटि समझ में आ जाती है ना बाबू, जेन्युइनली एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा हमारे लिए, ताकि आपको हम समझ पाए कि आपको अभिक्रिया की कोटि बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई है। तो अभिक्रिया की कोटि अगर लिखेंगे तो अभिक्रिया की कोटि लिखते कैसे हैं? तो हमने कहा दर नियम व्यंजक जो प्राप्त हुआ है वही दर नियम व्यंजक में उपस्थित सांद्रता के पद घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। मजा आ गया? नहीं आया? आओ देखते हैं। ये देखो अभिक्रिया लिखी गई है, कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस N2B, और ये प्रोडक्ट है। तो हमने कहा इसका दर नियम व्यंजक ज्ञात करिए, तो R दर नियम व्यंजक इसका लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर ऑफ N1। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी सांद्रताएं होंगी, जितनी होंगी, वो उसके पावर में चढ़ जाएंगी, और यही सांद्रताओं का घातांक जो है, इन घातांकों का योग ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। देखो N1 प्लस N2। अगर हम बात करें, ये देखो एग्जाम्पल हमने, देखो बाबू यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है हमने, SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2। ठीक है, यहां पर हमारा एक अभिक्रिया है, एक रिएक्शन है, जहां पर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कह रहा है इस अभिक्रिया का ऑर्डर ज्ञात करिए। हम ऑर्डर भी ज्ञात कर लेंगे, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी ज्ञात कर लेंगे। यदि ये अभिक्रिया एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ तो मॉलिक्यूलरिटी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन जो एक और खास बात कि ऑर्डर जो होती है बाबू, वो ऑर्डर प्राथमिक अभिक्रिया तथा जटिल अभिक्रिया दोनों के लिए लिखी जाती है। तो अब हम ये नहीं सोचेंगे कि जटिल अभिक्रिया है या प्रारंभिक अभिक्रिया है, सॉरी प्राथमिक अभिक्रिया है।
तो आइए हम देखते हैं यहां पर इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए दर नियम व्यंजक आप निकालो, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ SO2, प्यार से लिखेंगे SO2 Cl2, ये इसकी पावर 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। अब अगर हम कहें कि इसको पूर्ण रूप से लिख दो तो R = K, ये स्थिरांक हो गया, कांस्टेंट SO2 Cl2। क्या हमने दर नियम जो दर नियम व्यंजक है वो अच्छे से लिख लिया, इसकी पावर 1 है। हमने कहा जब दर नियम व्यंजक आप लिखेंगे तो उसके जो घातांक होंगे, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, सबका योग कर लेंगे और योग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे? 1। इस प्रकार अगर हम बोलें तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या बोलोगे इसको? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आपको नहीं समझ में आ रही है, देखिए ये अभिक्रिया कैसी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका कोटि कितना हो गया? 1। इसी प्रकार हमने दूसरा एग्जांपल लिया है और इसमें हमने अभिकारक लिया है 2NO2 गिव्स N2 + 2O2। रेट, सबसे पहले रेट लिखेंगे, रेट लॉ, दर नियम व्यंजक प्राप्त कर लेंगे और व्यंजक प्राप्त करने में उसके घातांकों का योग कर लेंगे, उस अभिक्रिया का ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन ये देखो, ये यहां पर जो टूट रहा है ये क्या एलिमेंट्री रिएक्शन दिख रहा है? एलिमेंट्री रिएक्शन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसा छिपन छिपाई नहीं दिख रहा है, जो जितना है उतना बन रहा है, N2 2O2। क्लियर? तो इसका एलिमेंट्री रिएक्शन लिखें या हम कहें कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? तो बाबू जितना अभिकारक दिया हुआ है ना उतने ही मॉलिक्यूलरिटी मतलब कि आणविकता उतनी ही हो जाएगी। आणविकता कितनी हो गई? 2। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ में आ गया। इसी प्रकार देखो यहां पर हमने दर नियम व्यंजक प्राप्त कर लिया और दर नियम व्यंजक प्राप्त करने के बाद देखो इसके सांद्रता के जो अभिकारक है, अभिकारक के सांद्रता के घातांक यहां पर 2 है और यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 3। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 3। अगर इसकी बात की जाए कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी तो यहां पर मॉलिक्यूलरिटी भी बाबू 3 निकल के आएगी। कारण यह है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो हमारा अभिकारक का या जितने अभिकारक उपस्थित होते हैं उनका योग यहां पर आणविकता कहलाता है। तो 2 और ये 1, 2 1 3, लेकिन इनके सांद्रता का घातांक कोटि कहलाता है, अंतर है। आप से अगर कोई पूछ दे कोटि और आणविकता में क्या अंतर है तो पहली बात बोलोगे कि जो आणविकता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक कोटि अभिक्रिया के लिए लिखी जाती है, प्राथमिक अभिक्रिया के लिए लिखी जाती है, जबकि जो कोटि है प्राथमिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया दोनों के लिए लिखी जाती है। जो यहां पर आणविकता है वो आणविकता अभिकारक में या अभिकारक का कुल योग है, जितना अभिकारक उपस्थित होंगे, जबकि कोटि जो है वो दर नियम व्यंजक अर्थात कि अभिकारक के दर नियम व्यंजक में उपस्थित जो सांद्रता का घातांक है उसका योग है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या इतना कर ले जाओगे? ठीक है, समझ में आ रही है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि की अभिक्रिया और हम लोग यहीं पर समाकलित वेग समीकरण भी समझेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, और अच्छे से समझकर शून्य कोटि अभिक्रिया का भी यहां पर हम लोग समाकलित वेग समीकरण देखेंगे, जो कि आपको पार्ट 2 में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू बियर्सियंस।